फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी लेक्चर किया हमने उसमें सबसे पहले हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया था, फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल कर लिया, और आज हम कर रहे हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स और उसके बाद हम करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो अल्कोहल्स का बर्निंग टेस्ट और डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। जो लोअर अल्कोहल्स हैं वो कलरलेस लिक्विड्स हैं और हायर मेंबर्स जो है वो वैक्सी सॉलिड्स हैं एंड दे आर आल्सो कलरलेस। फिनोल्स जो है वो भी कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होते हैं और वो क्या करते हैं, दे टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज ग्रेटर देन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोअल्केन्स। इन दोनों से ही अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता होगा बेटा? अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट corresponding मीन्स जिनका इज ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास हो। तो बता सकते हो कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या हेलोअल्केन से ज्यादा क्यों होगा? बता सकते हो? सर नंबर ऑफ कार्बन के लिए बेटा इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में OH ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में there is absence of hydrogen bonding, even there is only weak van der Waals attraction। और हेलोअल्केन्स में क्या होता है, there is dipole attraction। क्या होता है? डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल और van der Waals अट्रैक्शन। इसलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज मोर। तो देखो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम हेलो एल्केन मींस इनकी अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो ब्रोमो का क्लोरो से ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, और मीथेन सबसे कम। अब हम अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शियरी का सबसे कम। एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि साइज के कारण जितनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी उतनी जो अट्रैक्शंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो उतनी कम हो जाएगी। तो देखो इसमें OH है, इसमें भी OH है, प्राइमरी है दोनों, बट ये सारे जो है वो स्ट्रेट चेन में है कार्बन, इसमें ब्रांचिंग है, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखो सेकेंडरी और ये है टर्शियरी। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा प्राइमरी का, और प्राइमरी भी अगर दो हो तो अगर जिसमें ब्रांचिंग होगी या हिंड्रेंस होगी OH पे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें थोड़ी कम हो जाएगी। सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी सबसे कम। तो लिखा ना, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो सेम बॉइलिंग पॉइंट इसमें है,
ये बेंजीन, क्लोरो, ब्रोमो, फिनोल। तो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ब्रोमो बेंजीन का उससे कम, क्लोरो बेंजीन का उससे कम, और बेंजीन का सबसे कम, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नाउ कम टू द सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी की बात करें तो जो लोअर एल्कोहल्स हैं वो तो हाईली सॉल्युबल होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। क्या मतलब होता है बेटा हाइड्रोफोबिक? मींस वाटर रिपेलिंग, रिपेलिंग। है ना, वाटर रिपेलिंग। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं कि एक मिथेनॉल है दूसरा इथेनॉल है, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? बोलो, विच वन इज मोर सॉल्युबल? सर इथेनॉल। इथेन। मिथेनॉल, क्योंकि इसमें कार्बन कम है। कार्बन जितने बढ़ेंगे उतना जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी जो अल्कोहल्स की डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। कार्बन एटम जितने बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो जैसे देखो नॉर्मल ब्यूटाइल है, सारे नॉर्मल है, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। तो कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, OH तो एक ही है, कार्बन एटम बढ़ेंगे मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट जो है उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, सेकंड का उससे कम, थर्ड का उससे कम, फोर्थ का सबसे कम। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा। नाउ कम टू द आइसोमेरिक एल्कोहल्स। अब आइसोमेरिक एल्कोहल्स की बात होगी तो ऑब्वियसली अभी बात कर ही रहे थे अभी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद ब्रांचिंग, ठीक है, कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका एरिया कम हो रहा है। अब अगर फिनोल और अल्कोहल की बात करें तो ऑब्वियसली अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन फिनोल्स, क्योंकि फिनोल्स में जो रिंग है दैट इज लार्जर इन साइज। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलेट्स, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो वो मिथेनॉल या इथेनॉल इनके साथ ये अल्कोहलेट्स बना लेते हैं। 4 मिथेनॉल, 6 इथेनॉल MgCl2 के साथ, और 3 इथेनॉल विद कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो मैग्नीशियम स्मॉल साइज का है तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है हाई होगी, इसलिए देखो मैग्नीशियम के साथ 6 इथेनॉल है, वही कैल्शियम के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ 3 ही है क्योंकि साइज कैल्शियम का बड़ा है। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि मिथेनॉल जो है दैट इज हाईली पॉइजनस एंड इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग क्योंकि इट कॉजेज ब्लाइंडनेस। इथेनॉल जो है इट हैज इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट एंड इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इथेनॉल को यूज करते हैं हम, है ना, एंड इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इवन इथेनॉल जो लैब में यूज होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो कलर कर देते हैं कॉपर सल्फेट डाल के, और वो भी पॉइजनस होता है और पिरिडीन से फाउल स्मेल आती है। इवन इथेनॉल इज मेड unfit for drinking and which is used in industrial uh, work or as a solvent
तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और पिरिडीन ऐड कर देते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो एल्कोहल्स के केस में देखो ये दो केस है, या तो ब्रेकिंग होगी OH की या ब्रेकिंग होगी CO की। तो अगर OH की ब्रेकिंग करते हैं, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है पहले जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करता है और ये प्रोडक्ट बनाता है। देखो ये O अगर इसके इलेक्ट्रॉन देगा तो O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर OH बॉन्ड जो है वो हो जाएगा ब्रेक और H प्लस निकल जाएगा एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। दिस इज ईथर, है ना। वैसे ही फिनोल है ArOH, तो फिनोल में भी अगेन सेम केस, C पॉजिटिव पे अटैक हुआ, OH O पे पॉजिटिव चार्ज, OH बॉन्ड टूट जाएगा और H प्लस निकल जाएगा, अगेन वी गेट ईथर। तो इस केस में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है इसकी OH बॉन्ड की, और अल्कोहल जो है और फिनोल दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अगर CO बॉन्ड क्लीवेज होती है तो CO बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, पहले H प्लस का अटैक हो रहा है, तो अल्कोहल के ऊपर H प्लस का अटैक हुआ तो बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है दैट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जैसे Br नेगेटिव का, तो वाटर निकल गया एंड वी गेट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो अल्कोहल कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मींस अगर एसिडिक मीडियम होगा तो अल्कोहल क्या हो जाएगी, प्रोटोनेट हो जाएगी एंड इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और अगर कार्बोकेटाइन पे रिएक्शन होता है कार्बोकेटाइन के साथ तो अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसलिए बोलते हैं ना कि अल्कोहल जो हैं दे आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, क्योंकि दे एक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स, while phenols जो हैं they usually act as nucleophiles only। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ऑक्सीजन के ऊपर वो कम होती है बेटा। क्यों, क्योंकि जो लोन पेयर है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड्स, तो उस वजह से ऑक्सीजन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये वाला रिएक्शन जो है इज नॉट एज फिजिबल एज अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के केस में क्या है कि R ग्रुप भी रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी। ओके, नाउ रिएक्टिविटी ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज। तो OH बॉन्ड क्लीवेज इसमें सबसे फास्ट होगा, तो याद रखना सबसे अच्छा क्लीवेज होगा फिनोल का। क्यों ऐसा, क्योंकि रिंग क्या इलेक्ट्रॉन बेटा विड्रॉइंग ग्रुप है कि रिलीजिंग ग्रुप है। अगर O के साथ अटैच है ये रिंग तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि विड्रॉ करेगा। बच्चे ये है रिंग, ये रिंग अटैच है किसके साथ, O। तो बताओ रिंग इलेक्ट्रॉन लेगा इससे कि इलेक्ट्रॉन देगा इसको, O को। सर इलेक्ट्रॉन देगा।
ये बेटा ओ इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा देगा सर, वही वो। ओ देगा ना, मतलब हाँ रिंग, यस। रिंग की बात हो रही है। अच्छा ओके सर। तो रिंग इलेक्ट्रॉन इससे ऑक्सीजन से विथड्रॉ कर लेगा ना, अब भी यही बोल रहे थे ना। रिंग जो है यस सर। दैट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इससे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो सर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा या विथड्रॉ करेगा, एक बार फिर से बोल सकते हैं सर, मैं तो समझ नहीं पाई। हाँ बेटा देखो, मैं ही बोल रहा हूँ कि जैसे ये रिंग था, और मैंने आपको बार बार बोला है कि जो एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच हो और उसके ऊपर अगर लोन पेयर हो, तो वो ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आर इफेक्ट, बताया बार बार। यस सर। तो प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है कि ओ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यस सर। टुवर्ड द रिंग। इसका मतलब रिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेगा। देगा, मतलब विथड्रॉ करेगा। तो रिंग अगर विथड्रॉ करता है तो हाँ इसका यस मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जो हाँ एनायन यस को पॉजिटिव हो अनस्टेबल बना जाएगा। रहा है वो चीज कम हो जाएगी। इसका मतलब एनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है ना। ओके तो सर। इसका मतलब H प्लस निकालना क्या हो जाएगा, इजी, क्योंकि जब H प्लस निकलेगा इस से, तो हमें मिलेगा एनायन, और वो एनायन हो रहा है स्टेबलाइज। अगर एनायन हो रहा है स्टेबलाइज तो जल्दी निकलेगा, तो हम लोग एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर अपने पास है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का नेगेटिव चार्ज H प्लस निकलता है वहां पे, तो एक रिलीजिंग ग्रुप है इसमें। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो दो रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। अगर टर्शरी की बात कर रहे हैं तो तीन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। तो जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब एनायन अनस्टेबल हो जाएगा उतना ज्यादा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फिनोल, फिर आएंगे अल्कोहल्स में से प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर टर्शरी अल्कोहल। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं लिखता हूं, देखो ये मैंने, ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, मिथाइल रिलीज कर रहा है, OH बॉन्ड थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है। जब मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये मिथाइल रिलीज करेगा, ये मिथाइल भी रिलीज करेगा, तो OH बॉन्ड थोड़ा और स्टेबल हो रहा है, क्योंकि H प्लस निकलना है। तो H प्लस निकलने का मतलब है कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं इससे। H एज अ प्लस आयन निकलने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि उसको H से लेने की जरूरत कम फील हो रही है। वैसे ही अगर मैं ये बनाता हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी रिलीज कर रहा है, ये भी रिलीज कर रहा है, ये भी रिलीज कर रहा है। तो इसमें तो रिलीजिंग ग्रुप और ज्यादा है। का मतलब सबसे, इन तीनों की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉन लेने की हाइड्रोजन से वो किसकी होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो इन तीनों में से कौन कर सकता है ऐसा, तो कोई भी ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। बट फिर भी इन तीनों में से कौन ऑक्सीजन जो है, कौन सा ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने की ज्यादा पावर रखता है। नहीं समझ सर रहा है, सर क्वार्टेट
क्वार्टरनरी वाला जो ये वाला नीचे वाला। बेटा यस देखो, सर। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, है ना। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन उल्टा H से लेने की जगह क्या हो रहा है, OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, वो उल्टा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो OH के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई ही रहेगी, वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। इसके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसमें उससे थोड़ी कम है, जो लेने की पावर है थोड़ी बढ़ जाएगी, पर इसमें सिर्फ एक ही है, तो सबसे ज्यादा जो H से इलेक्ट्रॉन लेने की पावर है वो इसकी रहेगी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो रही है, इसमें थोड़ी बढ़ रही है, इसमें और बढ़ रही है, समझ रहे हो। जैसे मैं H प्लस निकाल देता हूं, चलो ये निकाल दिया, चलो H प्लस निकाल दिया मैंने। अब मुझे बताओ कि H प्लस निकालने के बाद इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। किसकी वैल्यू? नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा, भानु। पता नहीं सर। हाँ बेटा, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिचनेस। सर वो तो पता चला, बट किस में होगा वो क्या पता नहीं चल रहा है सर। हाँ, एक मिनट में बताता हूँ। देखो, इसमें ऑक्सीजन की तरफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये जो एरो लगा रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, उधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सर, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इस ऑक्सीजन की तरफ किस में जा रहे हैं, इसमें, ओके। उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मैक्सिमम इन दिस केस। सर थर्ड, सेकंड, फिर फर्स्ट। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज is maximum in this case और मिनिमम इन फर्स्ट केस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें, एनायन कौन सा स्टेबल होगा, में मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, तो स्टेबिलिटी एनायन की फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, सेकंड की उससे कम, थर्ड की सबसे कम, ये ऑर्डर होगा। का मतलब इसमें से H प्लस निकालना सबसे इजी है, क्योंकि उसका जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो प्राइमरी अल्कोहल की सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम, टर्शरी की सबसे कम, तो ये ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। नाउ रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो ऑब्वियसली एक्टिव मेटल मतलब एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इसमें देखो H प्लस निकलेगा और उसकी जगह मेटल आ जाएगा, तो देखो ये H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ना देगा H, बट क्योंकि H जो है वो अपने आप में स्टेबल नहीं है, तो वो H2 की फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, M प्लस बनाएगा, तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन, तो RO नेगेटिव
और M प्लस हो जाएगा। तो CH3 CH2O नेगेटिव और Na प्लस H2 निकल जाएगा। वैसे ही Mg कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2। H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बना देगा H2। तो ये बन जाएगा CH3 CH2O ट्वाइस और Mg और बन जाएगा साथ में H2। ऐसे एल्यूमिनियम के केस में तो CH3 ये H3 CH3 थ्राइस CO थ्राइस Al प्लस 3H2 एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड। ऐसे फिनोल जो है वो सोडियम से करेगा तो सोडियम फिनोक्साइड along with H2। अब बताए अल्कोहल और वाटर को अगर कंपेयर करें हम तो अल्कोहल जो है उसमें ये H प्लस ले लिया मान लिया बेस ने तो BH हो जाएगा RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन। वैसे ही वाटर में से H ले लिया बेस ने तो OH नेगेटिव। तो याद रखना कि अगर मैं अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करूं, एक एल्कोक्साइड आयन है एक हाइड्रोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन जो है क्योंकि O पे ये R जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, R मतलब एल्काइल रिलीज करेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज बताओ बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? R जो है वो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उससे O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। तो उसका जो H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, इसलिए लिखा है ना RO नेगेटिव इज अ बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर। तो प्रोटोन एक्सेप्टर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्गर बेस हुआ हाइड्रोक्साइड आयन से। तो अल्कोक्साइड आयन जो है आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है का वो होता है वीक कॉन्जुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो जो अल्कोहल है दैट इज अ वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल जो है इज अ वीकर एसिड देन वाटर। ये अल्कोक्साइड एंड स्ट्रॉन्गर बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये अल्कोहल जो है वो वीकर एसिड है देन वाटर। ये आ गया। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है? डिक्रीज। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी में एक ही प्लस आई इफेक्ट है, सेकेंडरी में 2, टर्शरी में 3। तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अल्कोहल जो है क्या लिखा है? ब्रोंस्टेड एसिड है। क्यों? कि दे कैन डोनेट अ प्रोटोन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अल्कोहल जो है इज अ ब्रोंस्टेड बेस एज वेल क्योंकि दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो वो ब्रोंस्टेड एसिड भी है, ब्रोंस्टेड बेस भी है। H प्लस वो दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है। और अल्कोहल जो है लुईस बेस भी है। क्यों? क्योंकि दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ प्रोटोन और बनाते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स।
नाउ एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। फिनोल जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन है वो अपने आप में क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होता है। और फिनोल टर्न करता है ब्लू लिटमस रेड और NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है, बट अल्कोहल ना तो ब्लू लिटमस को रेड करता है ना ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो आप ये लिखोगे कि फिनोल जो है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस रेड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है और बनाता है फिनोक्साइड आयन। ठीक है सर, आपने जो क्वेश्चन बोला एक बार रिपीट कर देंगे? मतलब ये जो फिनॉल टर्न्स ब्लू, ये क्या कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा? आपने क्वेश्चन बोला ना सर, वो वाला। ऐसा कह सकता है कि distinguish between the acidic nature of alcohol and phenol. ओके सर। और ये भी पूछ सकता है कि why phenol are more acidic than alcohols। तो आप इस केस में लिखोगे कि जो फिनोल है उस केस में जो फिनोक्साइड बनता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसमें डीलोकलाइजेशन होती है नेगेटिव चार्ज की और ये ऐसे स्ट्रक्चर बना दोगे। वैसे ही अल्कोहल से क्या बनता है, अल्कोक्साइड आयन, जो कि डीस्टेबलाइज होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। तो इसमें आप लिखोगे कि जो फिनोल है इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और अल्कोक्साइड आयन इज डीस्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। और अगर फिनोल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करें तो फिनोल जो है दे आर वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इवन वीकर देन कार्बोनिक एसिड। क्योंकि देखो ये सोडियम फिनोक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड से करो तो वी गेट फिनोल along with सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है और फिनोल जो है वो वीकर एसिड है। देखो फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कार्बोक्सिलेट आयन इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट जो एल्कोक्साइड आयन है, सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन है, उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो O पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है, बट फिनोक्साइड में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बनते हैं, मैं देखो ये देखो इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज निकल के किस पे आ रहा है, कार्बन पे। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन जो है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मोर देन दैट ऑफ फिनोक्साइड आयन। एक कार्बोक्सिलेट आयन में जो है इक्विवेलेंट एक जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं दोनों, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहता है, बट फिनोक्साइड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से निकल के कार्बन पे आ जाता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनोक्साइड आयन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट फिनोल की एसिडिटी पे। तो देखो फिनोक्साइड आयन जितना स्टेबल होगा उतना फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा। अब मुझे बताओ कि ये जो फिनोक्साइड आयन है वो कब स्टेबल होगा, कि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए या कम हो जाए? कम हो जाए सर। वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतना स्टेबल होगा ये, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फिनोल एसिडिक होगा। अब नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए कौन से ग्रुप लगाऊं मैं, रिलीजिंग ग्रुप लगाऊं इसके ऊपर या विड्रॉइंग? इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगाऊं, कोई
या इसकी तरफ रिलीज करने वाले, कौन स्टेबलाइज करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को खींच लें तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, या इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ा दें तो कम नेगेटिव चार्ज कम होगा? कौन से ग्रुप लगाऊं? सर H2O ग्रुप, OH। OH और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचने वाले ग्रुप लगाऊं तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, कि इसकी तरफ रिलीज करने वाले ग्रुप लगाऊं? अनु, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबल हो जाएगा एनायन। ओके सर। एनायन स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो H+ जल्दी निकलेगा। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो स्टेबलाइज करता है फिनोक्साइड आयन को ज्यादा by dispersal of negative charge will tend to increase the acidity of phenol. So they are electron withdrawing groups. और जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर डिस्टेबलाइज करता है फिनोक्साइड आयन को, कैसे? बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज, वो एसिडिटी को कम कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं, जैसे NO2 है, PN है, हेलोजन है, जो फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करते हैं, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज करते हैं और इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप में दोनों इफेक्ट होते हैं, -R भी और -I भी। तो -R इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है -I से, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो जितने भी नाइट्रोफिनोल्स हैं, दे आर मोर एसिडिक देन फिनोल ड्यू टू पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब रेजोनेंस होती कहां पे, बताओ? रेजोनेंस कहां होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा? रेजोनेंस कहां पे होती है बेटा? तीनों पे होती है, या ऑर्थो पे होती है, या मेटा पे होती है, या पैरा पे होती है? सर मेटा पे और रेजोनेंस नहीं होती है। वेरी गुड। ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होती है, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती है। इसका मतलब अगर NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो किससे करता है, -R, स्ट्रॉन्गर -R इफेक्ट से। और मेटा से विड्रॉ करता है रिस्पेक्ट टू OH, तो बाय वीकर -I इफेक्ट। ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पे इंडक्टिव तो होगा ही, बट जो रेजोनेंस होगी वो ऑर्थो और पैरा पे होगी। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो मोर एसिडिक होंगे देन मेटा। इसलिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे देन मेटा नाइट्रोफिनोल्स। अब दोनों को कंपेयर करें तो मेटा पे नाइट्रो होगा, सॉरी पैरा पे, तो OH से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ऐसे फिर -R शो करेगा। बट जब वो ऑर्थो पे होगा, नो डाउट -R तो शो करेगा, बट एट द सेम टाइम वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेगा। और इस वजह से जो पैरा नाइट्रोफिनोल है दैट इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जो प्रोटोन को थोड़ा डिफिकल्ट कर देगा निकलना, लॉस ऑफ प्रोटोन लिटिल मोर डिफिकल्ट, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है दैट इज मोर एसिडिक देन 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, is more acidic than 4-nitrophenol, more acidic than 2-nitrophenol, more acidic than 3-nitrophenol, more acidic than phenol। क्योंकि इसमें जो ये ग्रुप है वो मेटा पे है, तो मेटा पे कौन सा इफेक्ट होगा, ओनली -I।
ऑर्थो और पैरा पे माइनस आर बी माइनस आई बी, बट इसमें इस इन एडिशन टू माइनस आई माइनस आर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। इसलिए जो पैरा नाइट्रोफिनोल है दैट इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिर ऑर्थो और पैरा दोनों पे होंगे कि 2 नाइट्रो हो गए तो ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट हो जाएगा, 3 नाइट्रो हो जाएंगे तो और ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा 3 नाइट्रो वाला विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, 2 नाइट्रो का विड्रॉइंग इफेक्ट थोड़ा कम होगा, 1 नाइट्रो का इफेक्ट और कम होगा, और एक में भी जिसमें विड्रॉइंग माइनस आर से होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा देन द मेटा। कि मेटा में माइनस आई इफेक्ट है और ऑर्थो और पैरा में माइनस आई तो है ही, इन एडिशन टू माइनस आई माइनस आर भी है। बट क्योंकि ऑर्थो वाले में जो OH है उसके साथ NO2 का इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ऑर्थो वाला पैरा से थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये जो पूरा नाइट्रोफिनोल्स का एसिडिक नेचर है, इसमें कोई डाउट है आपको तो एक बार बता दो। नो सर। प्रणय नो सर, समझिए ना कि पहले में पहला सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है, ये पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और जितने ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होता है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। इस एसिडिक कैरेक्टर जो है इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एसिडिक। फिर 2,4 डाइनाइट्रो में 2 हैं, पैरा ऑर्थो और मेटा में एक एक ही है, बट मेटा वाला सबसे कम होगा क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट से विड्रॉइंग है, और ऑर्थो और पैरा में माइनस आई माइनस आर दोनों से है, बट ऑर्थो वाला पैरा से थोड़ा कम होगा क्योंकि ऑर्थो वाले में जो OH है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए। नाउ कम टू डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर लगे होंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ रिलीज करेंगे तो उससे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो वो करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं NH2 OH OR R डिस्टेबलाइज करते हैं फिनोक्साइड आयन को by intensifying the negative charge relative to phenol and therefore tend to decrease the acidic strength। तो देखो ये ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल है, तो ऑर्थो और पैरा में प्लस आई इफेक्ट देखो में सबसे ज्यादा होगा, पर इसमें प्लस आई के साथ साथ क्या है, रेजोनेंस भी है ऑर्थो और पैरा पे। कौन सी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑर्थो और पैरा की जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उस वजह से इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, तो जितना ज्यादा रिलीजिंग इफेक्ट उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम। मेटा वाले की थोड़ी रिलीजिंग इफेक्ट कम होगा क्योंकि मेटा में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है, इसमें भी प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है, बट इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्लोजेस्ट है OH के, ये सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इन तीनों में से, क्योंकि इसमें रिलीजिंग इफेक्ट सबसे कम है, और फिनोल का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें रिलीजिंग ग्रुप लगे ही नहीं है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है ओवर प्लस आई।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो देखो इसमें प्लस आई इफेक्ट लेस है क्योंकि मिथाइल ग्रुप इससे दूर है OH से। इसमें प्लस आई इफेक्ट मोर है क्योंकि मिथाइल ग्रुप OH के क्लोज है। तो डिस्टेंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम OH ग्रुप इज लेस इन ऑर्थोक्रिसोल देन इन पैराक्रिसोल। ये इस केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी, पैरा में ज्यादा होगी। अब बात करते हैं OCH3NH2 इन दोनों की। तो इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट, बट माइनस आई इफेक्ट ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ NH2 ग्रुप। ये एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें तो H ही है, ये सबसे कम एसिडिक होगा। ऑक्सी मेटामिथॉक्सीफिनोल मोर एसिडिक देन मेटामिनोफिनोल which in turn more acidic than phenol। अब नेक्स्ट है कि एक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, एक है मेटामिथॉक्सीफिनोल, एक है पैरामिथॉक्सीफिनोल। तो प्लस आर, पहले में क्या है प्लस आर इफेक्ट है और माइनस आई। प्लस आर इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा कि हिंड्रेंस है साइज के कारण। इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट में प्लस आर भी और माइनस आई भी। तो मिथॉक्सी ग्रुप जो है प्लस आर इफेक्ट है, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन as well as minus I effect due to greater electronegativity of oxygen than carbon atom of the benzene ring to which it is attached। तो इसलिए मेटामिथॉक्सीफिनोल जो है that is more acidic than ortho and paramethoxyphenol। कि मेटा में माइनस आई इफेक्ट ही है, सिर्फ विड्रॉइंग इफेक्ट ही है, बट ऑर्थो और पैरा में रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट भी है ना। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन, जो p ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है वो डिस्प्लेस हो जाता है थोड़ा आउट ऑफ प्लेन, इसलिए जो प्लस आर इफेक्ट है ऑर्थो वाले का थोड़ा कम होगा, क्योंकि एक प्लेन में होने चाहिए तभी रेजोनेंस अच्छे से होती है। तो इसका प्लस आर इफेक्ट लेस होगा, इसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना। मेटामिथॉक्सीफिनोल सबसे ज्यादा, कम ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल और सबसे कम होगा पैरामिथॉक्सीफिनोल, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा और रिलीजिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और विड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब हेलोफिनोल जो होते हैं ना उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट ही डिसाइड करता है मेनली। माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर प्लस आर। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज, इसलिए ऑर्थो वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, मेटा उससे कम, पैरा सबसे कम। और क्लोरोब्रोमो आइडो की बात करें तो क्लोरो सबसे ज्यादा, ब्रोमो उससे कम, आइडो उससे कम, फ्लोरो सबसे कम। देखो ये एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑर्थोफ्लोरोफिनोल में प्लस आर और माइनस आई ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, क्योंकि दोनों के 2p ऑर्बिटल है ना, 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फ्लोरीन आइडेंटिकल साइज होता है, तो प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ऑलमोस्ट बैलेंस कर जाता है, इसलिए फिनोल की तरह ही इक्वली एसिडिक होता है, फिनोल के बराबरी लगभग। इसलिए क्लोरो ब्रोमो आइडो से फ्लोरो को कंपेयर नहीं कर सकते हम। वैसे फ्लोरो सबसे आगे होना चाहिए था कि फ्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, बट फ्लोरो इन तीनों में से सबसे कम होता है, चारों में से। क्यों समझिए, क्योंकि फ्लोरो में 2p 2p होता है दोनों,
ये इसका प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ऑलमोस्ट बैलेंस कर जाता है। बाकी सब में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट क्योंकि उसका प्लस आर और माइनस आई ऑलमोस्ट बैलेंस कर जाता है, इसलिए इन दोनों का जो इफेक्ट है वो काउंटर बैलेंस करता है, तो फिनोल के बराबर ही एसिडिक होता है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, और क्लोरोब्रोमोआइडो फिनोल से ज्यादा होते हैं, और इसीलिए वो फ्लोरो से भी ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स।